नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरीश। स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक को आप लोगों के बीच में लेके आया हूं वो है कार्बन डेटिंग। आज हम आपको बताएंगे कि कार्बन डेटिंग क्या होता है, किसी भी जीवाश्म की कार्बन डेटिंग कैसे की जाती है, और लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि किसी भी जीवाश्म या वस्तु का आप कार्बन डेटिंग कैसे निकाल पाएंगे। अगर आपको कार्बन डेटिंग समझना है, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, तो आप हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि मैंने सारी पॉइंट्स को उसमें कवर कर रखा है। तो चलिए जानते हैं कार्बन डेटिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम यही समझेंगे कि कार्बन डेटिंग क्या होता है। तो यहां पर हम ये समझेंगे कि जो विज्ञान हमारा है वो कार्बन डेटिंग की क्या डेफिनेशन देता है, वो क्या कहता है। उसके बाद हम इसे सामान्य भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे और लोगों तक मेरी ये बात पहुंच सके। तो साइंस कहता है कि कोई भी जीवाश्म कितना पुराना है, इसका पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग की जाती है। और बहुत सारे हमारे साथी ऐसे होंगे जिनको यही नहीं पता होगा कि जीवाश्म किसे कहते हैं, क्योंकि जो साइंस साइड से बच्चे नहीं हैं या जो ज्योग्राफी वगैरह कभी नहीं पढ़े हैं, उनको इस बात को लेकर कंफ्यूजन हो सकता है। तो मेरा काम है इस चीज को भी क्लियर कर देना, जिससे अन्य लोगों तक भी मेरी बात पहुंच सके। जीवाश्म का मतलब होता है जीव का अंश, यानी जो भी मृत पेड़ पौधे जीव जंतु होते हैं उनके अंश को जीवाश्म कहा जाता है। इन्हीं जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है कार्बन डेटिंग में, और उनकी उम्र का पता लगाया जाता है कि वो जीवाश्म कितना पुराना है। अब थोड़ा इसे और आसान भाषा में हम करने का प्रयास करते हैं। अगर इसे साधारण भाषा में जाने तो आप ये बताएंगे कि यह एक वैज्ञानिक विधि होती है जिसमें कोई पुरानी चीज कितनी और पुरानी है इसका पता लगाया जाता है। अब यहाँ पर बात आता है कि किस चीज की कार्बन डेटिंग की जाती है। तो जो हमारे मृत पेड़ पौधे हैं, वनस्पति हैं, जीव जंतु हैं, यहाँ तक कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, साथ ही साथ जो हमारे पुराने कपड़े हैं, जो कागज है, जो हमारी सीड्स होती हैं, बीज, इन सब का हम कार्बन डेटिंग कर सकते हैं। अब एग्जांपल देने के बाद आपको एक जगह कंफ्यूजन जरूर हुआ होगा। वो ये हुआ होगा क्योंकि मैंने शुरू में जब बताया कि किसी भी जीवाश्म की कार्बन डेटिंग की जाती है, तो आपके मन में प्रश्न आता होगा कि ये जो कागज है, ये जो कपड़ा है, ये जो सीड्स है, क्या ये जीवाश्म है? तो इसका आंसर आएगा ये जीवाश्म नहीं है। फिर क्वेश्चन आप करेंगे, जब ये जीवाश्म नहीं है तो इसकी कार्बन डेटिंग कैसे की जाएगी? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज समझना होगा। कोई भी चीज जिस सोर्स से प्राप्त हो रही है, हमें वो चीज देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो सोर्स कोई लिविंग थिंग्स है, कोई सजीव है, तो हम उस चीज की कार्बन डेटिंग कर सकते हैं। जैसे अगर हम क्लास की बात करें, जो हम कपड़े पहनते हैं, तो ये कपड़े कई तरीके से हमें प्राप्त होते हैं। जैसे जो हमारे सिल्क के कपड़े होते हैं वो रेशम के कीड़े से प्राप्त होते हैं, और जो हमारे ये कॉटन के कपड़े होते हैं वो हमारे कपास के वृक्षों से प्राप्त होते हैं, और जो हमारे वूलन कपड़े होते हैं ये भेड़ से प्राप्त की जाती है। तो आप सोर्स जरा देखिए, ये सारे सोर्स लिविंग थिंग्स होते हैं। ये जब जीवित रहे होंगे तो ये कार्बन को ले रहे होंगे, और जब इनका प्रोडक्ट बनाया गया, यानी जब इनका कपड़ा वगैरह बनाया गया, तो कार्बन जो है वो उन वस्तु से, उन लिविंग थिंग से उस कपड़े में आ गया है। तो अब हम इस कपड़े की कार्बन डेटिंग इजीली कर सकते हैं। तो आपको एक चीज याद रखना है, कोई भी चीज अगर वो किसी लिविंग थिंग से प्राप्त हुई है, उसकी हम कार्बन डेटिंग इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आता है कि वैज्ञानिक लोग कैसे समझ पाते हैं कि कोई भी जीवाश्म कितना पुराना है। इसके लिए वो करते क्या है, उस जीवाश्म में कार्बन 14 की मात्रा को कैलकुलेट करते हैं। वो पता करते हैं कि उस जीवाश्म में, उस पुरानी चीज में कार्बन 14 कितना है, और उसी के आधार पर वो कार्बन डेटिंग करते हैं। अब यहाँ पर समझना होगा कि कार्बन 14 क्या है, क्योंकि जब तक आप कार्बन 14 नहीं समझेंगे तब तक आप जो है कार्बन डेटिंग को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए हम कार्बन 14 को समझने का प्रयास करते हैं। कार्बन 14 को जब लिखा जाता है तो C और डैश 14 करके लिखा जाता है। यहाँ पर जो C है वो रिप्रेजेंट करता है कार्बन को। जैसे हम बहुत सारे ह्यूमन बींग्स हैं, हर व्यक्ति जो है अलग अलग है। अगर हमें किसी व्यक्ति को पुकारना है तो हम एक नाम लेकर के पुकारते हैं, क्योंकि नाम ही उसकी पहचान होती है। ऐसे हमारे बहुत सारे एलिमेंट्स इस फिजिकल वर्ल्ड में पाए जाते हैं, इस भौतिक जगत में पाए जाते हैं। तो अगर हम इन एलिमेंट्स को नाम कोई नहीं देंगे तो हम एलिमेंट्स की पहचान ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सा एलिमेंट्स है। इसके लिए एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है, उसका सिंबल दिया जाता है। तो जो यहाँ C है वो रिप्रेजेंट करता है कार्बन को, और जो उसके सामने अंक में 14 लिखा है वो ये बताता है कि कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है। और एटॉमिक वेट बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम ये देखते हैं कि ये कार्बन 14 है क्या। कार्बन 14 जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि कार्बन क्या होता है। देखिए, कार्बन एक प्रकार का केमिकल एलिमेंट होता है, एक प्रकार का रासायनिक तत्व होता है, जो लगभग हर एक लिविंग थिंग्स में, हर एक जो सजीव होते हैं उनमें ये पाया जाता है। जैसे कि कोई मृत पेड़ पौधा हो गया, या कोई जीव जंतु हो गया, कोई वनस्पति हो गई,
कोई ह्यूमन बींग्स हो गया, सब में ये कार्बन पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझाते हैं ह्यूमन बींग्स को लेकर के। अगर हम अपने ही बॉडी को देखें तो हमारा जो स्किन होता है उसमें फैट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, बहुत सारे हमारी स्किन के सेल्स पाए जाते हैं, सब में कार्बन भरा होता है। इसके अलावा अगर हम अपने बोन्स को देखें, हड्डियों को देखें, तो ये हमारी हड्डियां हैं, ये कैल्शियम जो फास्फेट से बनी होती है, इसमें कार्बोनेट भी पाया जाता है जिसमें भर भर के कार्बन पाया जाता है। इसके अलावा इन हड्डियों में कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम अपने ब्लड को देख लें तो ब्लड में पाया जाता है ग्लूकोज, मतलब शर्करा पाया जाता है, तो शर्करा में भी कार्बन पाया जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें प्रोटीन पाया जाता है, वसा पाया जाता है, साथ ही साथ इसमें घुला हुआ CO2 पाया जाता है, तो सब में कार्बन पाया जाता है। यहां तक कि हम अपने डीएनए को भी अगर देखें तो डीएनए जो होता है वो बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोटाइड में होता क्या है? न्यूक्लियोटाइड में होता है शर्करा, जिसे हम डीऑक्सीराइबोज कहते हैं, और साथ ही साथ इसमें नाइट्रोजन युक्त क्षार होता है। इन सब में जो कार्बन होता है वो भरपूर मात्रा में होता है। तो आप ये समझ पाए होंगे कि कार्बन हमारे बॉडी में किस तरीके से है। साइंस ये कहती है कि हमारे कुल वजन का, कुल द्रव्यमान का लगभग 18% कार्बन पाया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी बॉडी में कितना कार्बन है। हम तो ये कहते हैं कि हमारी बॉडी पूरा कार्बन से ही बनी है। तो आपको कार्बन समझ में आ गया। अब ये जो कार्बन होते हैं ये हमारे भौतिक जगत में तत्व तो एक ही होता है, लेकिन इसके प्रकार अलग अलग होते हैं। इनके 3 प्रकार पाए जाते हैं। इन्हीं 3 प्रकार को ही हम आइसोटोप्स या समस्थानिक कहते हैं। ये मैंने सरल भाषा में आपको बताने का प्रयास किया जिससे आप इसको समझ पाए। तो तत्व तो एक ही है, कार्बन बदलता नहीं है, लेकिन इसके प्रकार अलग अलग हैं। वो कौन से प्रकार हैं? वो है कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। इसी को कहा जाता है कि ये कार्बन के समस्थानिक है या कार्बन के आइसोटोप्स हैं। अब एक चीज यहाँ पर आपको समझना होगा, जैसे आप कार्बन 14 को समझे थे, कार्बन 12 इसी तरीके से कार्बन 12 को लिखा जाता है। इसको हम साइंस में अगर और इसको हम एक्सप्लेन करके लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं C612। और 6 को नीचे लिखेंगे, बीच में C लिखेंगे, फिर उसके बाद हम ऊपर 14 लिखेंगे। इसी तरीके से हम कार्बन 13 को भी लिखेंगे, कार्बन 14 को भी लिखेंगे। अब यहां पर मैंने इसलिए इसको एक्सप्लेन किया जिससे आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी समझ पाओ और इलेक्ट्रॉन को भी समझ पाओ। देखिए दोस्तों, होता क्या है, किसी भी व्यक्ति का जो है सबसे मुख्य चीज होता है उसका नाम। किसी व्यक्ति को अगर हमें बुलाना है तो उसमें मेन रोल अदा करता है उसका नाम, क्योंकि जब पर्टिकुलर हम नाम लेंगे तो वो पर्टिकुलर इंसान को पता चल जाएगा कि मेरा ही नाम लिया जा रहा है। ऐसे ही किसी भी तत्व की जो मेन पहचान होती है वो उसकी होती है उसका एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या। तो ये जो एटॉमिक नंबर होती है ये नीचे लिखे जाते हैं। जैसे हमने कहा C612, तो ये जो 6 लिखा हुआ है यही है इसका एटॉमिक नंबर, यही इसके प्रोटॉनों की संख्या। और ऊपर जो लिखा है 14 या 13 या 12 वो है एटॉमिक वेट। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या इंक्लूड रहती है। तो यहां पर होता क्या है कि जो साइंस जब इसको परिभाषित करता है तो वो ये कहता है कि समस्थानिक उसे कहते हैं जिन तत्वों में एटॉमिक नंबर तो सिमिलर हो लेकिन जो एटॉमिक वेट है वो अलग अलग हो। ऐसे तत्वों को हम समस्थानिक कहते हैं या आइसोटोप्स कहते हैं। जरा कार्बन 12, 13 और 14 को आप देखिए, इसमें नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है यानी जो C के नीचे लिखे हुए हैं वो सब समान है, सब में 6-6 है, लेकिन जो एटॉमिक जो मास है वो अलग अलग है। किसी में 14 है, किसी में 13 है, तो किसी में 12 है। तो आप समझ सकते हैं, इसीलिए इसे हम समस्थानिक या आइसोटोप्स कहते हैं। ये बातें क्लियर हो गई। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बन 14 है क्या, तो आपको बताना है कि कार्बन 14 कार्बन का आइसोटोप्स है यानी समस्थानिक है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक बातें जो है समझ में आई होंगी। अब हम ये देखेंगे कि ये जो कार्बन 14 है ये बनता कैसे है। जो हमारी कॉस्मिक रेज आती है स्पेस से, ये कॉस्मिक रेज आती कहां से है? तो अंतरिक्ष में जो हमारे ब्लैक होल के एरिया होते हैं वहां से, और जो दूर स्थित आकाश गंगाएं होती हैं जो हमारे सन होते हैं, यहीं से जो ये हमारी कॉस्मिक रेज होते हैं ये आते हैं। कॉस्मिक रेज एक हाई एनर्जी पार्टिकल्स होती हैं जिसमें 90% प्रोटॉन, उसके बाद हीलियम का नाभिक, इलेक्ट्रॉन, इन तरीके के जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स जो है वो पाए जाते हैं। जब ये कॉस्मिक रेज जो है ये वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में इंटर करता है तो एटमॉस्फेयर में पहले से प्रेजेंट बहुत सारे पार्टिकल से टकराता है, उससे इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट करने के बाद बहुत सारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो जनरेट होते हैं। वो जो पार्टिकल जनरेट होती हैं वो होते हैं हमारे पाइयान, उसके बाद म्यूयान, उसके बाद आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ऐसे बहुत सारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉस्मिक रेज के इंटरेक्ट होने से वो निकलते हैं।
यहाँ पर हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स है वो है न्यूट्रॉन, क्योंकि यही न्यूट्रॉन होगा जो कार्बन 14 जिससे बनेगा। तो न्यूट्रॉन को हमें यहाँ पर समझना है। देखिए न्यूट्रॉन को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम 0 और 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा दे रहा हूं। जब भी हम न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे 0 और 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो हमारा न्यूट्रॉन है ये करता क्या है, ये न्यूट्रॉन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो नाइट्रोजन होता है उनसे जाकर के मिलता है, और मिलने के बाद क्या करता है, न्यूट्रॉन उनके न्यूक्लियस में घुसने का प्रयास करता है। मैं आपको बता दूं, जो हमारा नाइट्रोजन होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 7n14 से। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर 7 लिखा हुआ है ये नाइट्रोजन में पाए जाने वाले प्रोटॉन की संख्या है, यानी इसका एटॉमिक नंबर है। तो ये होता क्या है कि इनके जो न्यूक्लियस में, नाइट्रोजन की न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन और 7 जो है न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, यानी इनका न्यूक्लियस ऑलरेडी फिल है, इसमें कोई जगह नहीं है। लेकिन फिर भी न्यूट्रॉन जब नाइट्रोजन से मिलता है तो इसके न्यूक्लियस में इंटर करना चाहता है और इंटर करता भी है। जैसे न्यूक्लियस जो है नाइट्रोजन की न्यूक्लियस में इंटर करता है, वैसे ही नाइट्रोजन की न्यूक्लियस से एक जो है प्रोटॉन बाहर निकल जाता है, और जैसे ही प्रोटॉन बाहर निकला तो अब प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो कम हो जाती है। नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन थे, अब जैसे ही प्रोटॉन बाहर चला जाएगा तो प्रोटॉन की संख्या 6 हो जाएगी, और जो एटॉम, तो अब क्या बना, अब बन गया C614। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे ही प्रोटॉन की संख्या चेंज होगी एटम चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन की ही संख्या एटम की पहचान है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन तो अंदर गया, लेकिन जाने के बाद तुरंत एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन से नाइट्रोजन से बाहर आ गया। तो जैसे नाइट्रोजन से बाहर आया तो नाइट्रोजन में प्रोटॉन की संख्या कम हो गया, वो 6 हो गया जो पहले 7 था। तो जैसे ही 6 हुआ वैसे ही एटम चेंज हो गया, अब वो बन गया कार्बन। अब हम इसको लिखेंगे C614, और यही जो C614 है यही हमारा कार्बन 14 है। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। मैं एक रिएक्शन भी लिख दे रहा हूं, इसको हम ऐसे लिखेंगे 0n1, उसके बाद प्लस लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे 7n14, उसके बाद लिखेंगे 6, यानी ये हमारा कार्बन जो 14 है ये एटमॉस्फेयर में बन चुका है। अब यहां पर ये समझना होगा दोस्तों, अब ये जो कार्बन 14 बना हुआ है ये हमारा स्टेबल नहीं है, क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन को जरा आप देखिए। अगर आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे तो निकल के ये आएगा कि इनमें जो प्रोटॉनों की संख्या है वो तो 6 है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर 8 हो चुकी है। अब आप बताइए कि अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को देखें तो इसमें समानता नहीं दिख रही है। अब ये इम्बैलेंस हो गया, इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अनस्टेबल हो गया, और हर एक एटम ये चाहता है कि वो अपने स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, हर एक एटम चाहता है कि वो अपनी स्टेबिलिटी को गेन करे। लेकिन ऐसे में जो हमारा कार्बन 14 बना हुआ है ये अनस्टेबल है, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं वो अलग अलग हैं। तो अपनी इन्हीं अनस्टेबिलिटी के कारण ये स्टेबल होने का प्रयास करता है, और जब स्टेबल होने का प्रयास करता है इसका डिके होता है, क्षरण होता है। इसी वजह से इसे कहा जाता है कि ये रेडियो एक्टिव कार्बन है। रेडियो एक्टिव कार्बन का मतलब है कि ऐसा कार्बन जिनमें कॉन्फ़िगरेशन सही है ही नहीं है, जो अनस्टेबल है, स्टेबल होने का प्रयास कर रहा है और उसका समय के साथ साथ क्षरण हो रहा है, डिके हो रहा है, उसी को हम कार्बन 14 बोलेंगे। तो आप देखेंगे हमेशा कि कार्बन 14 जो है वो स्टेबल नहीं होगा, उसका क्षरण, उसका डिके होता रहता है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। क्यों रेडियो एक्टिव है? क्योंकि इसमें 8 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन पाए गए हैं, इनका कॉन्फ़िगरेशन ही जो है बैलेंस नहीं है। उम्मीद करता हूं यहां तक आप समझ गए होंगे कि कार्बन 14 ये बनता कैसे है। अब हमारे पास कार्बन 14 बन चुका है, अब होगा क्या, और हम ये भी समझ गए कि कार्बन 14 को रेडियो एक्टिव क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका डिके होता है, क्षरण होता है। क्षरण क्यों होता है? क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन ही स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसकी वजह से ये स्टेबल होने का प्रयास करता है, स्टेबल होने का प्रयास करेगा तो इसमें डिके होगा ही। उम्मीद करता हूं यहां तक बातें समझ में आई होंगी। अब हम यहां पर देखते हैं कि अब हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन 14 है वो बन चुका है। अब ये हमारा कार्बन 14 क्या करता है, ये कार्बन 14 एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन होता है उससे जाकर के मिलता है, और जैसे मिलेगा वैसे जो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ है ये बना किससे है? कार्बन 14 से। अब अगर ये कार्बन 14 से बना है तो जाहिर सी बात है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 14 की मात्रा होगी, यानी ये कार्बन 14 युक्त कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसा आप इसको समझें। उसके बाद अगर देखिए तो एटमॉस्फेयर में कार्बन 14 ही नहीं है, कार्बन 12 भी पाया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था
कि जो कार्बन 12 होता है ये सबसे ज्यादा लगभग 90% कार्बन 12 जो है वो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। तो जो कार्बन 12 है वो भी जाकर के ऑक्सीजन से मिलता है और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारी एटमॉस्फेयर में दो टाइप के कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। एक कार्बन डाइऑक्साइड वो जिसमें कार्बन 14 की मात्रा है और एक कार्बन डाइऑक्साइड वो जिनमें कार्बन 14 की मात्रा नहीं है, जो C12 से मिलकर के बना हुआ है। उम्मीद करता हूं यहां तक बातें आपको स्पष्ट हो रही होंगी। अब होता क्या है दोस्तों, अब हमारे एटमॉस्फेयर में दो तरीके के CO2 बन चुके हैं। अब जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो करते क्या है कि इन CO2 को लेते हैं और जब इस CO2 को लेते हैं तो इनके अंदर जो कार्बन 14 है वो भी जाता है। क्यों? क्योंकि वो दोनों CO2 ले रहे हैं, तो दोनों CO2 ले रहे हैं तो बराबर कार्बन 14 की मात्रा इनके अंदर जा रही है। यानी जब तक हमारे जो प्लांट्स हैं वो जीवित रहते हैं तब तक कार्बन का आदान प्रदान करते रहते हैं, यानी नए नए कार्बन आते हैं और कार्बन 14 इसके अंदर अगर क्षरण भी हो रहा होता है तो एटमॉस्फेयर से ये बैलेंस करता रहता है। तो पेड़ पौधे तब तक कार्बन 14 को लेते रहते हैं जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती या वो पेड़ पौधे किसी के द्वारा काट नहीं दिए जाते। जब पेड़ पौधे कट जाते हैं तब वो नए कार्बन को लेना बंद कर देते हैं और जैसे ही नए कार्बन को लेना बंद करेंगे यहीं से कार्बन डेटिंग की घड़ी शुरू हो जाती है। यहीं से हम कार्बन 14 का कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं। तो एक चीज आपको हमेशा याद रखना है, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनसे अगर पूछो कि कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है तो वे कहते हैं कि पेड़ पौधे की उम्र को बताने के लिए करते हैं, जबकि गलत है। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। देखिए कभी भी कार्बन जो ये हमारी कार्बन डेटिंग है ये पेड़ पौधे की उम्र बताने के लिए नहीं की जाती। ये बताता है कि जब पेड़ पौधा कार्बन 14 लेना बंद कर दिया उस समय से अब ये जीवाश्म जो इसका वैज्ञानिक लोग चेक कर रहे हैं तो उसको वो चेक करते हैं कि जब से कार्बन लेना बंद किया है उसके बाद से इस पेड़ की उम्र कितनी रही है। वो पूरी लाइफ को कैलकुलेट नहीं करते हैं। कार्बन 14 जब से लेना पेड़ पौधा बंद किया है तब से उसकी एज की गणना की जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब तक वो जीता रहेगा तब तक तो कार्बन 14 का क्षरण होगा लेकिन वो एटमॉस्फेयर से बैलेंस हो जाएगा। तो फिर वैज्ञानिक समझ ही नहीं पाएंगे। वैज्ञानिक तो ये पता लगाना होता है कि कार्बन 14 कितनी मात्रा में घटा, और ये तब पता चलेगा जब पेड़ पौधा या तो डेथ कर जाए या तो कोई उसे काट दे, क्योंकि तब कार्बन 14 आना बंद हो जाता है और धीरे धीरे कार्बन 14 क्षरण होता जाता है। तो कितनी मात्रा में क्षरण हुआ है ये वैज्ञानिक पता करते हैं। इस वजह से जब तक पेड़ पौधे जीवित हैं तब तक उनकी कार्बन डेटिंग नहीं की जाती है। जब वो मर जाते हैं, नए नए कार्बन लेना बंद कर देते हैं, तो उसके बाद कार्बन डेटिंग की जाती है। एक चीज आपको और भी ध्यान रखना है, हमेशा जब भी पेड़ पौधे डेथ कर जाएंगे या उनको काट लिया जाएगा तो जो कार्बन 14 होता है वो धीरे धीरे मात्रा में उसका क्षरण होता है। अब ऐसा नहीं है कि आज पेड़ कटा कल हम उसकी कार्बन डेटिंग करने जा रहे हैं, इतना जल्दी कार्बन 14 घटता ही नहीं है, तो आप उसकी कार्बन डेटिंग कर ही नहीं पाएंगे। कार्बन डेटिंग के लिए आपको अगर मिनिमम समय अगर देखा जाए तो कम से कम 500,000 वर्ष चाहिए। अगर 500,000 वर्ष बीत चुके हैं तो आप उसकी अच्छे से कार्बन डेटिंग कर सकते हैं, तब जाके पता चलेगा कि कार्बन 14 का क्षरण कितना हुआ है। यहां तक कि साल 2 साल में भी कार्बन 14 बहुत जल्दी नहीं उसका क्षरण होता, धीरे धीरे होता है, लेकिन उसकी मात्रा को आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। जब कैलकुलेट नहीं कर पाओगे तो आप कार्बन डेटिंग कैसे कर पाओगे? तो ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये जो कार्बन 14 हमारा है जो पेड़ पौधे अब ले रहे होते हैं, तो होता क्या है कि जब ये मर जाते हैं तो इनमें कार्बन 14 घटने लगता है। बाकी जो कार्बन 12 और 13 है ये एज इट इज बना रहता है, ये नहीं घटता, इसका डिके नहीं होता, खाली कार्बन 14 का ही डिके होता है। अब एक चीज और यहाँ पे आप समझिएगा कि कार्बन 14 का जब डिके होता है तो होता कैसे है। देखिए कार्बन 14 का जब डिके होता है तो इसे हम कहते हैं बीटा माइनस डिके। इसमें होता क्या है, इसमें एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में चेंज हो जाता है और नाइट्रोजन 14 बना देता है, और इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन भी निकलता है और साथ ही साथ एंटी न्यूट्रिनो भी निकलता है। इस तरीके से अगर आपको इसके रिएक्शन में अगर आपको दिखाना है तो आप इसको रिएक्शन में भी दिखा सकते हैं कि जो कार्बन 14 है वो बीटा माइनस डिके उसका होता है, और जब बीटा माइनस डिके होता है इसमें होता क्या है कि N14 हमारा बनता है और साथ ही साथ इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो भी बाहर निकलता है। तो आप एक रिएक्शन के थ्रू इसे आप दिखा भी सकते हैं। अब वैज्ञानिक लोग करते क्या है, कैसे जो है इसकी कार्बन डेटिंग करते हैं। मान लीजिए होता क्या है कि कोई पेड़ पौधा है और उसके एक छोटे से अंश को लेते हैं, लेने के बाद करते क्या है उसको लेबोरेटरी में लेके जाते हैं और लेबोरेटरी में ले जाकर उसमें जो अनवांटेड चीजें हैं उनको साफ कर देते हैं, मतलब बाहर निकाल देते हैं। उसमें केवल कार्बन ही रह जाता है। फिर उसको जलाते हैं, जलाने के बाद जो भी CO2 निकलेगा उसको वो चेक करते हैं, उसमें देखते हैं उसमें कार्बन 12 कितना है और उसमें कार्बन 14 कितना है। क्योंकि कार्बन 12 किस लिए कंपेयर करते हैं, क्योंकि कार्बन 12 जो है क्षरण होता ही नहीं है, वो एज इट इज बना रहता है, और कार्बन 14 का क्षरण होता है, तो दोनों को कंपेयर करके रेशियो निकालते हैं।
तो देखिए होता क्या है दोस्तों, जब इसके कंपेयर करके जब ये रेशियो निकालते हैं तो ये बता पाते हैं कि कोई भी जीवाश्म कितना पुराना है। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए हम एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाते हैं कि कैसे किसी भी जीवाश्म की या किसी भी चीज की आप कार्बन डेटिंग कर पाओगे। आपको ये तो पता चल गया कि वैज्ञानिक कैसे करते हैं। तो सिंपल सी बात है, वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, जीवाश्म कोई भी जीवाश्म का छोटा टुकड़ा लेते हैं और उसको अच्छे से क्लीन करते हैं लेबोरेटरी में जाकर, फिर उसको जलाते हैं। जलाने के बाद उसमें से जो CO2 निकलता है, तो वो 2 टाइप की CO2 निकलता है। उन CO2 में हम ये चेक करते हैं कि नॉर्मल CO2 कितना % है और उसमें जो कार्बन 14 वाला है वो कितना % है। फिर बाद में उसका कंपेयर करते हैं, फिर वो बता पाते हैं कि ये जो जीवाश्म है वो कितना पुराना है। अब देखिए मान लेते हैं कि अगर हमें किसी जीवाश्म की या किसी वस्तु की कार्बन डेटिंग करनी है तो हम कैसे करेंगे। इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट और समझना होगा जिसे हम कहते हैं हाफ लाइफ या अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल क्या होता है, कार्बन 14 जब अपने 5703 वर्ष के बाद वो अपने का आधा हो जाता है तो उसे कहा जाता है अर्ध आयुकाल। फिर से हम बताते हैं आपको, जब कोई कार्बन 5730 वर्ष के बाद अपने का आधा हो जाता है तो उसे हम कहते हैं अर्ध आयुकाल। मैंने क्यों बताया, क्योंकि इसी के आधार पर आप किसी भी जीवाश्म की कार्बन डेटिंग कर पाएंगे। इतना आपको पता हो गया। यानी अगर हम आपसे पूछें कि एक हाफ लाइफ में कितना वर्ष होता है तो आप बता सकते हैं कि 5730 वर्ष होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पर सीखेंगे कैसे हम कार्बन डेटिंग निकालते हैं। मान लीजिए कोई ह्यूमन बोन्स है, मान लीजिए हमें कोई जीवाश्म रूप में किसी व्यक्ति की हड्डी मिली और उसमें हमने कार्बन 14 को देखना शुरू किया कि उसके उस बोन्स में कार्बन 14 कितना % है। मान लीजिए हमें मिला उसमें 12.5%। अब मुझे कार्बन 14 पता लग गया कि इसमें 12.5% है। अगर मुझसे कोई पूछे कि आप बताइए इस बोन्स का उम्र कितना है तो हम करेंगे क्या, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। माना कि कार्बन 14 पहले 100% था, अब होगा क्या, अब वो एक हाफ लाइफ के बाद अपने का आधा हो जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कार्बन 5730 वर्ष के बाद अपने का आधा हो जाता है। तो कार्बन 14 पहले 100% था, जैसे एक हाफ लाइफ बीतेगा वो अपने का आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50%। फिर एक लाइफ बीतेगा, फिर अपने का आधा होगा, कितना होगा, 25%। फिर एक हाफ लाइफ बीतेगा, फिर अपने का आधा होगा, कितना हो जाएगा, 12.5%। अब आप बताइए 3 हाफ लाइफ बीतने के बाद जो कार्बन 14 उस बोन्स में प्रेजेंट है वो 12.5% है। और आपको पता है कि एक हाफ लाइफ में 5330 वर्ष होते हैं, तो 3 हाफ लाइफ में कितने होंगे, तो आप गुणा कर लेंगे 3 गुणे 5730 वर्ष। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आएगा 17190 वर्ष। तो आप बता पाएंगे ये जो हमारी बोन्स है ये 17190 वर्ष पुराना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि कार्बन डेटिंग क्या होती है, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि कार्बन 14 कैसे बनता है और कार्बन 14 का डिके क्यों होता है और कैसे होता है। और साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी जीवाश्म की या किसी भी चीज की कार्बन डेटिंग कैसे निकालते हैं। अगर आपको ये सारी चीजें सुनने में अच्छा लगा है, आपको लगा कि नहीं मुझे इससे सीखने कुछ मिला है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेके आता रहता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सुनने के लिए। थैंक यू।